everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about coal and petroleum, which is from the chapter Carbon and its compound. उसका 5th part है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का. इसके अंदर हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि कोल एंड पेट्रोलियम कहलाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो कार्बन एंड पेट्रोलियम जैसे कि हम जानते हैं वो फ्यूल है. फ्यूल क्या होता है? इट इज अ मटीरियल दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट. फ्यूल के अंदर हमेशा एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है और जब हम इसे बर्न करते हैं फ्यूल को तो ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. मेनली तो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी जो फ्यूल के अंदर स्टोर होती है, और कुछ उसमें से लाइट भी, कभी कभार लाइट भी उसके अंदर से हम ले सकते हैं. तो ये जो एनर्जी है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं? मेनली जैसे हमने देखा है कुकिंग पर्पस, जैसे फूड कुक कर रहे हैं या वाटर हीट कर रहे हैं या जनरेटर्स रन कर रहे हैं या मशीन्स रन कर रहे हैं फैक्ट्री में, या कार व्हीकल्स के हम इंजिन्स उससे चला रहे हैं, या हम कई बारी उससे मतलब जैसे बहुत सारे काम हैं हमारे पास फ्यूल के. तो जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं, हम इतने सारे काम हैं जो कि हमारे बेस्ड ऑन फ्यूल्स हैं. तो अब जो फ्यूल्स हैं या तो वो फ्री कार्बन के होते हैं या तो उसमें फ्री कार्बन होता है. फ्री कार्बन मतलब ओनली कार्बन, जैसे कि हमने देखे थे डायमंड एंड ग्रेफाइट जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन थे उसके अंदर सिर्फ कार्बन रहता है. या तो वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से बने होते हैं. तो जैसे कुछ फ्यूल है जो हमको पता है, जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि फ्री कार्बन से बने हैं, उसके अंदर सिर्फ कार्बन है. बाकी जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है जिसके अंदर, उसमें जैसे हम ले लेंगे पेट्रोल, डीजल या एलपीजी. तो ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. तो जो अगर जैसे हम बात करें कोल, कोक, चारकोल, ये जो हमारे फ्री कार्बन वाले फ्यूल्स हैं, अगर हम इनको बर्न करें, जैसे जिनके पास फ्री कार्बन है, ऑल द कार्बन एटम्स है इनके पास, तो उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो उसमें से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, प्लस थोड़ी सी हमें लाइट भी मिल सकती है उसके अंदर से. तो इसका मतलब है कि फ्यूल से, जो कि कार्बन वाले फ्यूल हैं जिसमें ओनली फ्री कार्बन है, उसमें से हमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड थोड़ी सी उसके अंदर से लाइट भी मिलती है. नाउ इन फ्यूल्स को, जैसे कि जो हमने कहा कि जो कार्बन कंपाउंड से बने हैं, जिसमें कंपाउंड के यानी मिक्सचर के फॉर्म में कार्बन भी है और अदर कंपाउंड्स भी हैं उसके अंदर. तो ऐसे जो फ्यूल्स हैं वो हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पेट्रोलियम. तो इनको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. नाउ इन्हें फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के नीचे, अंडर द अर्थ, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो जब बरीड रहते हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो तब उनका वहां पर डीकम्पोजिशन होता है और डीकम्पोजिशन से बनते हैं, उनके फॉसिल्स के डीकम्पोजिशन से बनते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके फॉसिल्स के डीकम्पोजिशन से बनते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स. तो हम वन बाय वन देखेंगे कि इनकी क्या, किस तरह से बनते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल की. तो कोल बनता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट्स और ट्रीज हैं
वो जब अंडर द अर्थ बरीड रहते हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बड़े बड़े ट्रीज और प्लांट्स जब अर्थ के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रहते हैं तो वहां पर इनका डिकम्पोजिशन होता है और उससे बनता है कोल। तो वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है और उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कुछ फ्री कार्बन भी है एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है कोल के अंदर। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कुछ फ्री कार्बन भी है। तो ये है उसका कॉम्पोजिशन, कोल का कॉम्पोजिशन है। इसी तरह अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, वो कैसे बनती है? तो वो बनती है जब कि रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी के नीचे बहुत ही छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रहते हैं तो वहां पर उनका डिकम्पोजिशन होता है और उससे बनता है पेट्रोलियम। तो वो एक क्रूड ऑयल है जो कि जैसे मैंने कहा कि वो एक क्रूड ऑयल है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है सेवरल सॉलिड, लिक्विड, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का और उसके अंदर वाटर, सॉल्ट, अर्थ पार्टिकल्स ये भी मिक्स रहते हैं। तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है पेट्रोलियम की अगर बात करें तो बहुत सारे। इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में, सॉलिड भी है उसके अंदर बीच में और लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं, तो उनसे बना है और साथ में वाटर है क्योंकि सी बेड के नीचे है तो उसके अंदर वाटर भी है, सॉल्ट भी है और अर्थ पार्टिकल्स भी हैं। तो इस तरह से वो कॉम्पोजिशन हो गया पेट्रोलियम का। तो अब हमने देखा कि कोल और पेट्रोलियम दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमें दोनों ही जमीन के नीचे से मिलते हैं। अर्थ के नीचे से हमें मिलता है कोल और सी बेड के नीचे से मिलता है पेट्रोलियम। एक क्रूड ऑयल है, एक गाढ़ा डार्क कलर का वो एक ऑयल होता है, उसकी फोल स्मेल होती है और विस्कस होता है, बहुत गाढ़ा डार्क कलर्ड एंड फोल स्मेलिंग क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम। तो और कोल और पेट्रोलियम दोनों ही हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इन दोनों के अंदर ही कुछ नाइट्रोजन एंड सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। तो जब भी हम इनको बर्न करते हैं, जब भी कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर के हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों ही ऑन बर्निंग, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर के जो नाइट्रोजन एंड सल्फर हैं दोनों ही ऑक्सीजन के साथ उनके ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो दोनों हार्मफुल हैं और वो बर्न जब होता है तो वो सब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, वो हवा में आ जाते हैं, ये दोनों गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द फ्यूल। तो इसका मतलब है जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं और वो ऑक्साइड एयर में आ जाते हैं और ये मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है। तो इसीलिए जब भी फ्यूल बर्न होता है तो वो पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, उसके अंदर जो हार्मफुल गैसेस बनती हैं ऑन बर्निंग द फ्यूल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो अब हमने कहा कि फ्यूल को हमने बर्न करना है, जैसे हमारे पास कोल, कोक, चारकोल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जब इनको बर्न करते हैं नेचुरल गैस,
तो ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्यूल है, इनसे हमको एनर्जी लेनी है, तो हमें इन्हें बर्न करना पड़ेगा। तो बर्निंग के टाइम कुछ फ्यूल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो विदाउट फ्लेम बर्न करते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है कि कुछ फ्लेम के साथ और कुछ विदाउट फ्लेम बर्न करते हैं? तो ऑल द गैसियस फ्यूल जो जितने फ्यूल्स हैं वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। जितने भी गैस वाले फ्यूल हैं वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। जैसे हमने देखा है नेचुरल गैस, जो हम जो एलपीजी है, एलपीजी जो है वो कुकिंग गैस जो है हमारी, जो हमारे किचन्स में हम यूज करते हैं, तो वो जो एलपीजी गैस है वो फ्लेम के साथ बर्न करती है। तो सारे गैसेस जो हैं वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। और सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वो वाले सॉलिड्स एंड लिक्विड फ्यूल फ्लेम के साथ बर्न करते हैं जो कि विच वेपोराइज ऑन हीटिंग। जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वेपराइज होते हैं, उनके वेपर्स बनते हैं ऑन बर्निंग, वो ही फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। जो फ्यूल वेपराइज नहीं होते ऑन बर्निंग, वो विदाउट फ्लेम। तो वो सॉलिड एंड लिक्विड जो कि विच डू नॉट वेपराइज यानी वो उड़ते नहीं है, वोलेटाइल नहीं होते, विच डू नॉट वेपराइज, वो विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। और जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वेपराइज होते हैं वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। विच वेपराइज, वो फ्लेम से बर्न होते हैं। विच डू नॉट वेपराइज, वैसे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वो विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। गैसियस तो सब फ्लेम के साथ ही बर्न होते हैं। तो अब ये चलो पहले हम देखते हैं कि जब बर्न होता है, फ्लेम बनती है, तो फ्लेम भी 2 टाइप्स की बनती है। एक होती है ब्लू फ्लेम, जो चलो हम मानते हैं कि जो फ्लेम के साथ बर्न हो रहे हैं उसमें भी 2 तरह की फ्लेम बन रही है। एक है ब्लू फ्लेम और एक है येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम तब होती है जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तब उसको अगर अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, तब उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। लेकिन जब हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं और उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी ऑक्सीजन की कमी में जो फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं, लेस ऑक्सीजन में अगर हम फ्यूल को बर्न करते हैं, तो वो येलो फ्लेम देगा। तो जैसे इनसफिशिएंट, तो इस केस में क्या होता है, जो ब्लू फ्लेम है, ब्लू फ्लेम के अंदर बहुत ज्यादा लाइट नहीं मिलती, उसके अंदर हीट हमको पूरी मिलेगी। ब्लू फ्लेम के टाइम में लाइट कम मिलती है, तो उसकी लाइट कम होती है ब्लू फ्लेम की, तो इट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब इट इज अ वर्ड रिलेटेड फॉर लाइट। तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है ब्लू वाली। और जो येलो वाली है उसमें हमको लाइट ज्यादा मिलती है, तो वो ल्यूमिनस फ्लेम होती है। अगर लाइट ज्यादा है तो हम कहेंगे लुमिनस, अगर लाइट कम है तो हम बोलेंगे नॉन लुमिनस। तो ब्लू फ्लेम की लाइट कम होती है तो वो नॉन लुमिनस होती है, येलो फ्लेम की लाइट ज्यादा होती है तो वो लुमिनस फ्लेम होती है। तो नॉन लुमिनस फ्लेम, जैसे कि हमारा गैस स्टोव है, जैसे एलपीजी है, वो नॉन लुमिनस फ्लेम देती है, बट उसकी हीट एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने देखा होगा, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, जो बर्नर्स होते हैं गैस के, उसमें होल्स प्रोवाइडेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे उसके अंदर होल्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो उन होल्स का काम ये है कि प्रॉपर ऑक्सीजन देना एलपीजी को बिफोर बर्निंग। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है एयर में, वो इन होल्स के थ्रू बर्नर्स के अंदर एंटर हो जाती है और वहां जाके वो एलपीजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। फिर जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं तो वो
ऑक्सीजन रिच एलपीजी है वो बर्न होती है, कि एलपीजी को एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिली हुई है, उसके साथ वो मिक्स हो जाती है अच्छे से, उसके बाद उसकी बर्निंग होती है। तो ऐसा करने से उसके अंदर ब्लू फ्लेम बनती है, क्योंकि वो पूरी उसमें ऑक्सीजन मिल रही है उसको। तो ऐसे टाइम पे अगर पूरी ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो फ्यूल पूरा बर्न हो जाता है और इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होता, उसमें कंप्लीट कंबशन हो जाता है, पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाता है और उसमें कोई फ्यूल बचता नहीं है। पर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस सफिशिएंट नहीं है, यानी कि अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपने कभी देखा होगा कि अगर जो बर्नर के होल्स कुछ बंद हो जाते हैं, सपोज कुछ गिर गया और थोड़े होल्स उसके बंद हो गए, तो क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा नहीं एलपीजी को। जब ये थोड़े से ही होल्स हैं तो उनसे थोड़ा कम ऑक्सीजन जाएगा और एलपीजी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बिफोर बर्निंग वो एलपीजी को ज्यादा ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो येलो फ्लेम देगा। और येलो फ्लेम का मतलब है इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि जो फ्यूल है, जो एलपीजी है, वो पूरी की पूरी जल नहीं रही, उसमें से कुछ बच जा रहा है। तो ऐसा इनकम्प्लीट कंबशन के टाइम उसमें से निकलता है सूट एंड स्मोक। सूट मतलब धुआं, वो जो काला वाला धुआं निकलता है उसे कहते हैं सूट। तो सूट एंड स्मोक निकलती है, जो ऐसे काला काला हो जाता है, दैट इज सूट। तो सूट एंड स्मोक कब निकलती है, जब येलो फ्लेम होती है। येलो फ्लेम कब होती है, जबकि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, यानी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में येलो फ्लेम मिल रही है। येलो फ्लेम होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से सूट एंड स्मोक मिलती है। तो जब भी येलो फ्लेम होगी तो उस टाइम पे सूट एंड स्मोक मिलेगी। लाइक जब हम वैक्स को बर्न करते हैं, अगर हम एक कैंडल बर्न कर रहे हैं, तो जो कैंडल का वैक्स है वो क्या होता है, वो वेपराइज होता रहता है और वेपराइज होके वो बर्निंग करता है। बर्न उसकी वजह से हमें मिलती है ये फ्लेम। पर इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो प्रॉपर अमाउंट में उसको ऑक्सीजन दे सके। जैसे बर्नर के अंदर हमने होल्स कर दिए थे तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा था, बिफोर बर्निंग वो मिक्स हो जा रहे थे। लेकिन कैंडल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो बर्निंग के पहले सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई उसको नहीं मिलती, तो उसकी वजह से वो येलो फ्लेम देती है। और कैंडल के ऊपर कभी कोई स्पून या कोई बर्तन या कुछ भी रख के देखना तो वो ब्लैक हो जाएगा, उसमें से सूट एंड स्मोक निकलती होती है। तो बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट कंबशन, तो उसकी वजह से सूट एंड स्मोक मिलता है। तो हमने कहा कि जो अब तो फिर फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि गैसेस तो सभी वेपराइज होते हैं, गैसेस तो सभी वोलेटाइल होते हैं, तो गैसेस बर्न करते हैं फ्लेम के साथ। ऑल द गैसियस फ्यूल विल बर्न विद फ्लेम। पर जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं वो सारे फ्लेम के साथ बर्न नहीं होते, वो ही सॉलिड एंड लिक्विड में फ्लेम होती है जो कि वेपराइज होते हैं ऑन हीटिंग। जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हीटिंग पर वेपराइज नहीं होते वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होते। और फ्लेम भी दो तरह की हो गई, ब्लू एंड येलो। ब्लू फ्लेम तब मिलेगी जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा ब्लू फ्लेम होगी जब, तो उस टाइम पे कंप्लीट कंबशन होगा, तो तब सूट एंड स्मोक नहीं होगी ज्यादा। लेकिन जब भी फ्लेम येलो होगी, यानी कि जब भी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है और बर्निंग ऑफ फ्यूल करा रहे हम, तो उस टाइम पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, उससे येलो फ्लेम मिलेगी। येलो फ्लेम होने से सूट एंड स्मोक होगी, क्योंकि कुछ फ्यूल बच जाएगा उसके अंदर। कंप्लीट कंबशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट कंबशन है, तो कुछ पार्ट ऑफ द फ्यूल जो बच जाता है वो सूट एंड स्मोक के फॉर्म में निकल आता है।
तो इस तरह से कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बाद आता है, हम देखेंगे, तो हम बात कर लेते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा फ्लेम है, सूटी फ्लेम है, विदाउट सूट है, कुछ है जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, कुछ है जो विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं, कंबशन, बर्निंग, हमने इन टर्म्स की बात की है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन की। कंबशन या बर्निंग क्या है एक्चुअली? इट इज द प्रोसेस ऑफ combustion is a process of burning of carbon compound in air। प्रेजेंस ऑफ एयर में हाइड्रोकार्बन का बर्न होना टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, लिटिल वाटर, हीट एंड थोड़ी सी लाइट। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा वाटर, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कंबशन ऑफ, हमने एक एग्जांपल लिया है, कंबशन ऑफ मीथेन लेते हैं। जब भी मीथेन बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 H2O हीट एंड लाइट देगा, वो H2O यानी वाटर। तो ये जो है इससे लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स को या कार्बन कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं तो उसमें लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से जो हम कार्बन कंपाउंड्स के फ्यूल्स हैं उनको यूज करते हैं फॉर बर्निंग, फॉर टू गेट एनर्जी, टू गेट हीट एनर्जी। तो जब हमको हीट एनर्जी चाहिए होती है, जब हमको एनर्जी चाहिए होती है, तब हम कार्बन कंपाउंड्स को यूज करते हैं, हम इन हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हैं कंबशन के लिए, ताकि हमको एनर्जी मिल पाए। तो ऐसी एक मोस्ट कॉमन जो हम यूज करते हैं वो हमारा है LPG। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये, और इसके अंदर होता है मेनली ब्यूटेन। इसका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन इज C4H10। तो इसकी जब हम बर्निंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो बर्नर के होल्स होते हैं उससे ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। तो C4H10 मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और उसकी बर्निंग होती है और उससे हमें ब्लू फ्लेम मिलती है, लॉट ऑफ हीट मिलती है जिससे कि हम फूड कुक करते हैं। तो किचन की जो LPG गैस है उसकी बात हो रही है। एंड इट इज नॉन सूटी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो विदाउट सूट बर्न होती है, ब्लू फ्लेम मिलती है और बहुत सारी एनर्जी देती है, हीट एनर्जी। बट तो इसका मतलब हो गया कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे विल ऑलवेज बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, जो कि ब्लू कलर की फ्लेम होती है और उसमें लॉट ऑफ हीट मिलती है हमको। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इनका भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी वैसे नॉर्मली वो नॉन सूटी फ्लेम, ब्लू फ्लेम, लॉट ऑफ हीट देते हैं। लेकिन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कभी कम हो जाए तो वो भी सूटी फ्लेम देने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं मिलेगा तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा एंड उस टाइम पे वो सूटी फ्लेम देंगे और उससे हीट भी कम मिलेगी। तो हमारा जो फूड है वो स्लो कुकिंग होगी उसकी। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमेशा बर्न करेंगे विद द सूट। उसकी सूटी फ्लेम होती है, उसकी येलो फ्लेम होती है। पर अगर उनके अंदर भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वैसे वो सूटी फ्लेम देते हैं, वो येलो फ्लेम देते हैं, पर उनकी भी अगर बर्निंग की जाए इन बहुत सारा ऑक्सीजन, अगर ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनकी बर्निंग की जाए तो वो ब्लैक स्मोक नहीं देंगे, वो सूट नहीं देंगे और वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होंगे।
तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एसिटाइलिन क्या होता है? एसिटाइलिन इज इथाइन। इथाइन है वो, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन H। तो दिस इज एसिटाइलिन। अगर हम इसको डायरेक्टली एसिटाइलिन को, क्योंकि अनसैचुरेटेड है, इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर हम इसको वैसे बर्न करेंगे, डायरेक्टली बर्न करेंगे, तो ये ब्लैक स्मोक देगा और सूट देगा और इसकी हीट भी बहुत कम होगी। लेकिन अगर एसिटाइलिन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छी कर दी जाए, इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाए, यानी अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन, अगर इसको बर्न करेंगे तो ये देगा, ये नॉन सूटी फ्लेम देगा। नॉन सूटी फ्लेम यानी कि ब्लू फ्लेम देगा, और ये ब्लू फ्लेम में बहुत ज्यादा हीट होगी, तो इट विल गिव एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। इस हीट से यू कैन इवन मेल्ट द मेटल्स। तो दिस एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटाइलिन। तो ये ऑक्सी एसिटाइलिन की जो फ्लेम है, ये जब बर्न होगा तो ये फ्लेम बहुत ज्यादा हीट देती है, एंड दिस ऑक्सी एसिटाइलिन मिक्सचर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग में हमने देखा है कि उसमें मेटल के पार्ट्स को मेल्ट करा के, जैसे क्रैक्स वगैरह, उन पर उसको लगाया जाता है, यानी मेटल्स को हम मेल्ट कराते हैं वेल्डिंग के प्रोसेस में। तो उसके लिए ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्लू फ्लेम हो जाती है और बहुत ज्यादा हीट देती है, तो इसलिए उसको वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो होता है नॉन सूटी फ्लेम होती है, इनकम्प्लीट कंबशन है, दिस इज ऑल अबाउट कंबशन। तो हमने पढ़ा कि ये जो इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट कंबशन है उसका तो कोई नुकसान नहीं है, वो हमें फायदा ही देता है। लेकिन जो इनकम्प्लीट कंबशन है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है, बहुत सारा कार्बन उसमें बर्न नहीं हो पाता, और जो अनबर्न्ड कार्बन है वो सूट देता है, ब्लैकनेस देता है, स्मोक देता है, तो वो एयर को पॉल्यूट करता है। दूसरा उसका डिसएडवांटेज है कि जैसे अगर हम उसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो यूटेंसिल्स को ब्लैक करेगा, वो चिमनीज को ब्लॉक करेगा, क्योंकि जो उसका हीट निकल रही है उसमें से जो स्मोक निकल रही है, जो ब्लैकनेस निकल रही है, वो चिमनीज को ब्लैक कर देगा। कोई फैक्ट्रीज हैं या हाउस हैं, उनकी चिमनीज को वो ब्लैक कर देगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकम्प्लीट कंबशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस है, उससे पोल्यूशन होता है और उससे बहुत सारे हमें नुकसान होते हैं। तो कंबशन इज ऑलवेज बेटर, जो कि जिसमें कंप्लीट कंबशन हो, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का है। तो ये हुआ क्यों था? सैचुरेटेड में क्यों कंप्लीट कंबशन है और अनसैचुरेटेड में क्यों कंप्लीट कंबशन नहीं है? अगर एक ही एयर में, एक ही प्लेस में मैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करूं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करूं, तो हम देखेंगे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सैचुरेटेड में कार्बन की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि उसके अलावा हाइड्रोजन वगैरह या दूसरे एटम्स एडेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड में कार्बन ज्यादा होता है, तो सेम ऑक्सीजन इसको दे रहे हैं, सेम ऑक्सीजन अनसैचुरेटेड को दे रहे हैं, तो इसमें कंपैरेटिवली कार्बन कम है, तो वो इस ऑक्सीजन से उसका प्रॉपर कंबशन हो जाता है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में दूसरे एटम्स कम है, तो कंपैरेटिवली कार्बन एटम ज्यादा है, तो उतना ही ऑक्सीजन इसके लिए अनसैचुरेटेड के लिए इनसफिशिएंट पड़ता है, और उसकी वजह से इनसफिशिएंट बर्निंग होती है, कंप्लीट बर्निंग नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की एक और प्रॉपर्टी है कि
हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे तो ये हम पहले भी देख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम दोबारा देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स कि हाइड्रोकार्बन्स के, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर सपोज कोई एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन, अगर हम उसके अंदर कोई और एटम ऐड करना चाहे क्लोरीन, तो क्या होगा, उसमें से मीथेन का, जैसे मैं ऐसे बना लेती हूँ, मीथेन का एक H हट जाएगा और उसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा इस तरह से क्लोरोमीथेन। H हट जाएगा, H3 रह जाएंगे, 3 ही H होंगे। तो यानी कि CH4 को अगर Cl2 ऐड करेंगे तो उस टाइम पे दैट विल गिव CH3Cl और उसमें से एक H हट जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों, इसके अंदर एक H को हटा के दूसरा एटम आ गया है। अगर हम और ज्यादा इसको रिएक्ट कराएंगे, CH3Cl को फिर से Cl2 के साथ हम कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा CH2Cl2, और Cl2 पास कराएंगे इसके अंदर, CH2Cl2 में और Cl2 इसमें पास करेंगे, तो ये हो जाएगा CHCl3। तो इस और कराएंगे तो CCl4 बन जाएगा ये। तो इसका मतलब एक एक H हट रहा है और उसकी जगह आ जा रहा है क्लोरीन। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है इधर क्लोरीन, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स में क्लोरीन जैसे हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कराया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कोई और एटम, कुछ भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं हम। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कोई हटेगा नहीं, कोई हाइड्रोजन हटेगा नहीं, एक और एटम ऐड हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ कोई अनदर एटम लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी एक ऐड हो जाना इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हो सकता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके अंदर अगर हम H2 ऐड कर दें तो दोनों, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से CH 2H हो गए, डबल बॉन्ड C, इस वाले C के भी 2H है। अगर हम इसमें H2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसके जो ये वाला बॉन्ड है CC डबल बॉन्ड की जगह CC ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ये दोनों जो न्यू वाले H हैं जो हमने H2 इसमें ऐड किया है, तो वो इस डबल बॉन्ड को हटाकर खुद C के साथ बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये कहलाता है एडिशन रिएक्शन, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो हटके, यानी C और C का जो डबल बॉन्ड है वो हटके उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये वाला जो प्रोसेस है वो कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हटके उसकी जगह H ऐड हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर हम लें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लें, जैसे कि अगर हम C डबल बॉन्ड C वाला कोई भी एक लें, यहाँ पर R लॉन्ग चेन कोई भी है एक, R मतलब यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो उसका हमको मेनली डबल बॉन्ड पे फोकस करना है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिया, पूरी चेन हम नहीं ले रहे। अगर इसके अंदर H2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा R H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर R एंड H। दिस R एंड R भी हाइड्रोकार्बन की ही चेन है, ये पूरा हाइड्रोकार्बन की चेन है। और ये जो होता है दिस हैपन्स, ये ऐसे होगा, इसमें Ni कैटलिस्ट चाहिए होता है, इसमें कैटलिस्ट चाहिए होता है और हीट चाहिए होती है। तो हीट की और Ni निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इसमें एक लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
H2 ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड, ये है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। जैसे ही उसके अंदर हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल घी इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजिनेशन करा के उससे वेजिटेबल घी बनाया गया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो हेल्थ पर्पस के लिए जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जो सैचुरेटेड ऑयल्स या सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो ये जो द एनिमल फैट्स होते हैं वो भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमारे लिए जो कम हार्मफुल है या जो नहीं हार्मफुल है वो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट्स ही हमको फूड में लेने चाहिए। तो अब अगर हमें टेस्ट करना हो कि अनसैचुरेटेड फैट कौन से और सैचुरेटेड फैट कौन से, तो वो भी हम एडिशन रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग भी हमें पता है कि जो ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो होता है रेड इन कलर। तो ये ब्रोमीन वाटर का रेड कलर है। वो ब्रोमीन वाटर अगर हम सैचुरेटेड फैट में ऐड करेंगे तो सैचुरेटेड फैट में उसका जो कलर है वो रेड ही रहता है ब्रोमीन का, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उसके अंदर ब्रोमीन ऐड नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ इधर। वाइल ब्रोमीन वाटर को अगर हम अनसैचुरेटेड फैट के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या होगा, उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाएगा, तब उसका रेड कलर जो है वो हट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ब्रोमीन वाटर इज अ गुड टेस्ट। अगर हम उसको सैचुरेटेड फैट्स में डालेंगे तो वो डीकलराइज नहीं होगा, उसका कलर सेम रहेगा। और अगर हम उसको अनसैचुरेटेड फैट्स में डालेंगे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होने की वजह से ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाएगा, वो डीकलराइज हो जाएगा। द रेड कलर इज डीकलराइज। अनसैचुरेटेड फैट में रेड कलर इज डीकलराइज। तो इसको हम ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे घर पे हमारे पास कुकिंग ऑयल है और एक हमारे पास बटर है, दोनों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा ब्रोमीन वाटर डाल के देखेंगे। जो कुकिंग ऑयल है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट है, वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड फैट, तो उसमें ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा, रेड कलर हट जाएगा उसमें से। लेकिन जो घी है, वेजिटेबल घी है, उसके अंदर अगर हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वो डीकलराइज नहीं होगा। तो आज यहाँ तक करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किए, यहाँ पर हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स की बात की, हमने फ्लेम्स की बात की, कंबशन की बात की, एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, कोल पेट्रोलियम की बात की, फ्यूल्स की बात की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि जब भी न्यू वीडियोज बनेंगे तो आपके पास उसका अपडेट आ जाएगा, आपको उसका पता लग जाएगा जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी। और अगर आपको कोई कमेंट करना हो या आपको कुछ अलग से टॉपिक समझना हो या इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे प्लीज कमेंट जरूर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।